उम्मीद के मुताबिक रेटिंग डाउनग्रेड के बाद कमजोर रहे अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजारों में भी आज है मिला जुला कारोबार। कल की कमजोरी के बाद भारतीय बाजार आज फिर से नीचे खुलने को है तैयार, लेकिन उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी और कुछ बेहतरीन खबरें भारतीय बाजारों के लिए, इकोनॉमी के लिए भी आती है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा आज का ट्रेडिंग सेशन। देखते हैं एक्शन कहां, कैसे और कितना होगा। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल सुबह भी हमने शुरुआत एक सरप्राइज के साथ की थी, आज सुबह भी शुरुआत एक सरप्राइज के साथ हो रही है। थोड़ा अच्छा सरप्राइज आया, इसके बारे में अनिल जी से बात करेंगे और आज के ट्रिगर्स और आज के एक्शन को भी समझेंगे। पहले तो आज की जो बड़ी बातें हैं, ट्रिगर्स हैं, वो बताएं सर। बड़ी बातें यही दीप की फिच की तरफ से जो डाउनग्रेड हुआ उसके बाद अमेरिकी बाजार कमजोर रहे, दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। अमेरिकी बाजार 350 अंकों का नुकसान रहा डाउ में। मॉर्गन स्टैनली ने भारत पर और भारतीय बाजारों पर जताया है भरोसा और अपनी रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की है। कल आए और आज आने वाले नतीजों का रहेगा भरपूर एक्शन और हमने काफ़ी कुछ काम किया इन नतीजों पर। आज आपके लिए वायदा कारोबार के सारे स्टॉक्स के नतीजों का पूरा विश्लेषण, सारे पूरा कंप्लीट करके लाए हैं। और आज एक और काम कंप्लीट किया है, वो है SBFC फाइनेंस। इस कंपनी का आज खुलने जा रहा है IPO। पैसे लगाने हैं या नहीं बताएंगे विस्तार से। बिल्कुल, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, बट आइए कल नेगेटिव खबर से शुरुआत करी थी, आज पॉजिटिव खबर से पहले करते हैं शुरुआत। अमेरिका तो डाउनग्रेड हो गया सर फिच की तरफ से, बट आज सुबह जो हम एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे बाजारों में, अब ऑफ कोर्स थोड़ा ग्लोबल वीकनेस है तो उसका असर आपको आते हुए दिख रहा है, बट जिस हिसाब से खबर आई है वो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और वो है ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया। तो भारत पर जो नजरिया है मॉर्गन स्टैनली का, वो अब इक्वल वेट से बढ़कर ओवरवेट हो गया है और उसके सामने चीन को इन्होंने डाउनग्रेड करा है। पहले तो ये जो भारत के लिए मायने हैं, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भारत पर जो उनका नजरिया है वो ओवरवेट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? इंपॉर्टेंट है दीप, और इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि दो तरीके से। एक स्टैंड अलोन भारत के लिए उनका नजरिया ओवरवेट होना, और आसान शब्दों में आप इसे रेटिंग कह दें भले। वैसे रेटिंग और जो FIs हैं उनके कामकाज में फ़र्क है आमतौर पर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग रेटिंग से वो कन्फ्यूजन ना हो जाए कि अमेरिका में रेटिंग घटी है और भारत में रेटिंग बढ़ी है। वैसा नहीं है। रेटिंग देने का काम रेटिंग एजेंसीज करती हैं, जिसमें फिच, मूडीज और S&P है। बाकी जो मॉर्गन स्टैनली हुआ, CLSA हुआ, जेफरीज हुआ, क्रेडिट स्विस हुआ, ये सारी FIs हैं, फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो हर एक देश की इकोनॉमी को, वहाँ के बाजार को और वहाँ की कंपनियों को रेटिंग देते हैं। वो रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होती है। तो मॉर्गन स्टैनली की जो रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट रेटिंग है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट रेटिंग है। अब इन्वेस्टमेंट रेटिंग में क्या किया है मॉर्गन स्टैनली ने? मॉर्गन स्टैनली कहा कि हम भारतीय बाजार पर ओवरवेट है। ओवरवेट का मतलब क्या होता है कि हम एक तो ये था कि अंडरवेट है, यानी कि बेकार है। सेल और भी बेकार। इक्वल वेट मतलब हम ना बुलिश है ना बेरिश है। उसके बाद होता है ओवरवेट। तो ओवरवेट मतलब हम ज्यादा बुलिश है, पॉजिटिव है ना। अब ये मॉर्गन स्टैनली ने कहा, और क्यों कहा है पहले मैं बता दूं उसके बाद, ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा कि इसका मतलब क्या है। पहली चीज तो है कि अक्टूबर के मुकाबले में भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले साल से इस साल में देखें तो बोले कि ऐसा नहीं कि बहुत अनऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन हो गए। उनका शब्द है लेस एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूएशन मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए। करेक्ट सर। तो वो नहीं, उतने नहीं है, अनाप शनाप नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है। मतलब है ज़्यादा पहले से, लेकिन अनाप शनाप ज़्यादा नहीं जहाँ आप सोचो और इतने महंगे बाजार सब बेच दो। वही ना कि 20 महीने पहले आप 1800 पे थे। करेक्ट सर। 20 महीने में वापस वहां पहुंचे। 20 महीने में कंपनी की कमाई कितनी बढ़ी है, EPS कितनी बढ़ी है। तो उस लिहाज से पहली चीज उनका कि बहुत महंगे नहीं है। दूसरा है कि रिफॉर्म्स बढ़िया हो रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिससे कैपेक्स यानी कि इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है, कंपनियां पैसे लगा रही है, नया निवेश कर रही है, सरकार नया निवेश कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, आगे के लिए प्रॉफिट भी बढ़ने की पूरी संभावना है और बिजनेस के आउटलुक भी बेहतर मिल रहा है। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर उन्हें आगे का आउटलुक बेहतर दिख रहा है। तीसरी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जी, भारत में तेजी की शुरुआत होने वाली है। अरे वाह, लंबी वाली। अरे वाह, ये सबसे काम की लाइन है। मतलब उनके हिसाब से अभी तो तेजी शुरू नहीं हुई, ये जस्ट हुई है। मतलब जस्ट तो कुछ भी नहीं है। मतलब रामदेव सर कहते हैं कि अभी तो 3 घंटे की मूवी में खाली नाम आ रहे हैं, क्रेडिट्स आ रही हैं, अभी ओपनिंग सीन भी नहीं आया अभी। हाँ, अभी तो पिक्चर शुरू ही कहाँ हुई है। तो ये मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं उनके बात में, ये ठीक है।
तो पहली चीज है कि भारत को लेकर बहुत बुलिश है और भारत को बुलिश होने के कारण भी उन्होंने बताया। अब इसको हमारे लिए कैसे समझना, हमारे लिए सिर्फ उनके बुलिश होने का फायदा, हमारे डबल फायदा है। कैसे कैसे? पहला फायदा तो कि मॉर्गन स्टैनली हमें पसंद कर रहा है, हाँ। हमारे बाजारों को पसंद कर रहा है, सस्ते लग रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं लग रहे, और अभी तो तेजी की शुरुआत है। तो पहला तो हमारे को लेकर उनका व्यू अच्छा है। एक तो खाली दीप मैं कहूँ कि आप अच्छे हैं क्योंकि आप अकेले हैं इसलिए अच्छे हैं, और आप 4 ऑप्शन में अच्छे हैं, तो कौन सा बेहतर लेगा और ज्यादा बता। तो अब ये दूसरा वाला जो कारण है, अब मैं बताता हूँ, मॉर्गन स्टैनली करके दूसरे आपसे और ज्यादा खराब है। अरे वाह। तो अब मॉर्गन स्टैनली ने साथ साथ में क्या किया, चीन ताइवान दोनों का आउटलुक घटा दिया। उन्हें डाउनग्रेड कर दिया। हाँ, उन्हें डाउनग्रेड कर दिया और हमें अपग्रेड कर दिया। तो चीन और ताइवान 2 ऐसे देश हैं जो प्रोडक्शन के लिए जाने माने जाते हैं। सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब वो चीजें जो चीन और ताइवान को अब तक हमसे एक नॉच ऊपर रखे हुए थी, वो आ रही है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर। ये मॉर्गन स्टैनली का पूरा सार है। उन्होंने दोनों को डाउनग्रेड करके इक्वलवेट कर दिया है, और भारतीय बाजारों में लंबी तेजी की अभी शुरुआत हुई है। अब जो काम की लाइन बहुत काम की, वो ढंग से सुनिएगा। चीन के बाजारों में तेजी का दौर खत्म होने की कगार। ये 2 बहुत बड़ी काम की लाइन है जो मॉर्गन स्टैनली ने बोला। हमारे लंबी तेजी का दौर, चीन में लंबी तेजी का दौर खत्म, हमारा शुरू खत्म। ये तो उल्टी डायरेक्शन वाला अरे मैं 56 इंच का सीना हो गया, बहुत बढ़िया बात करें। मतलब ऐसा, ये तो डबल अपग्रेड एक तरह से, वैसे हाँ वैसा वाला, सामने वाला डाउनग्रेड हुआ, 3 इडियट्स वाला मामला है। हाँ, अपन भी फर्स्ट आए और वो लास्ट है। अपने सामने वाला, मतलब ये तो रेंचो फर्स्ट आ जाए, चतुर फेल हो जाए, वैसा वाला मामला है। बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल सही है कंपैरिजन। अच्छा, एक और चीज है, ऑस्ट्रेलिया, हालांकि हमारा डायरेक्ट कोई कंपटीशन और ऐसा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी आउटलुक उन्होंने घटाया, उनका भी आउटलुक घटाकर अंडरवेट किया। उनके लिए खैर कारण ये कि महंगे हो गए, वहाँ के बाजार बहुत भाग गए, इसलिए वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट मॉर्गन स्टैनली एक बड़ा मैसेज दे रहा है, और ये मैसेज न सिर्फ मॉर्गन स्टैनली जो हमारे बाजारों को दे रहा है, ये मैसेज मॉर्गन स्टैनली का हमारे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए भी है और दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज के लिए भी है। एक और अमेरिका है जो 6.5% फिस्कल डेफिसिट पे काम करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज इस देश ने ले रखा है, ठीक है, और कोई हिसाब किताब नहीं, सरकारें आती मर्जी आई, डेट सीलिंग का कोई लेना देना नहीं है, हर रोज डेट सीलिंग आप बढ़ा देते हो, कोई फिस्कल डिसिप्लिन है नहीं। 6.5% इतनी बड़ी इकोनॉमी पे कर्जा ले रखा है, कितने ट्रिलियन डॉलर तो आपके ब्याज में जाते हैं। 1 ट्रिलियन से ज्यादा, 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा आपके ब्याज में हर साल जा रहे हैं। उसके बावजूद भाई साहब ट्रिपल है और हम ट्रिपल बी, और हमारी रेटिंग बढ़ने का नाम नहीं। करेक्ट, आई ओपनर है। और मैं तो दीप लगातार ये कहता आया हूँ कि रेटिंग एजेंसी बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों में पुलिस की तरह है। हाँ। सारा कार्यक्रम हो जाने के बाद पहुंचती है कि ओ हो गया सब, हीरो ने सब कर दिया, अब हम आते हैं, कब बढ़ाओगे भाई हमारी रेटिंग। एग्जैक्टली। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, 5 नंबर की इकोनॉमी को आप ट्रिपल भी रखते हुए शर्म आनी चाहिए। यस, करेक्ट। कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब दिमाग किधर है। और इतने हमारे फिस्कल डिसिप्लिन है, टैक्स कलेक्शन देखिए, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखिए, फॉरेक्स रिजर्व देखिए, आईपी के आंकड़े देखिए, ग्रोथ के आंकड़े देखिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस है, उनको भी समझने की जरूरत है और हमारी सरकार को भी समझाने की जरूरत है। और क्यों मैं इसलिए कहता हूं दीप, रेटिंग बढ़ने का एक बड़ा फायदा, आज हम भी कर्ज लेते हैं, हमारी भी सरकार कर्ज लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करती है, राइट। सो जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती है, आपकी ब्याज दरें नीचे हो जाती है, आपको जो ब्याज देना है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपके पास फंड लेने के लिए और पूल बड़ा हो जाता है, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जो स्पेसिफिक जो है बॉन्ड्स उसी को खरीदेंगे, एक पर्टिकुलर रेटिंग के नीचे नहीं खरीदते। सो हमारे लिए एक बड़े पैसे के पूल पर हम पहुंच जाते हैं, दूसरा ब्याज दरें कम हो जाती है, एज अ कंट्री, एज अ देश मुझे बाहर ब्याज कम चुकाना पड़े, एग्जैक्टली, है ना, मेरे लिए अच्छी बात। सो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग केस भारत का है जो, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि अगले 6 महीने में कोई न कोई एक रेटिंग एजेंसी की आंख खुलेगी और वो पहले भारत को अपग्रेड करेगा रेटिंग के मामले में ट्रिपल बी से, और उसके बाद बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है जो अब बाकी एजेंसीज को देखना बनता है सर, ये 100% बनता है। फिच, S&P, मूडीज
तीनों को स्ट्रांगली भारत को देखने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और ये जो मॉर्गन स्टैनली ने किया है, खैर इन्होंने तो इक्विटीज के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से किया है, बट ये बात आप काफी टाइम से कह रहे हैं, मुझे याद है 100%। कि भारत को अपग्रेड बनता है, बाकी देशों के कारण में हम स्ट्रांग है, और चाइना के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले साल भी जून में ये आपने बात कही थी। एक बार पहले उसका रिकैप देख लेते हैं, फिर आपसे इस पर बात करेंगे। हमारे यहाँ जो मेरा समझना है उस तरह की तेजी बनेगी, उतनी लंबी तेजी बनेगी जो एक जमाने में जापान में बनी थी जी। जापान में 40-45 साल का बुल रन आया था, बिल्कुल लंबा वाला एक्सपेंशन पीरियड। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा एरोप्लेन बनने जा रहा है जहाँ दोनों सिलेंडर काम कर रहे हैं। कंजम्पशन 130 करोड़ 140 करोड़ हम हैं, इससे ज्यादा कंज्यूमर मिल नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिस तरह से प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी हम बना रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला समय, आने वाला 10 साल 15 साल 20 साल और हमारी जनरेशन के बाद जो आए हैं दुनिया में, वो बहुत खुशनसीब हैं कि वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया पीरियड देखेंगे। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक वो जमाना आएगा जहां न सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट को डोमिनेट करेंगे, बल्कि अब इसके आगे और एक बड़ा आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आशु जी ध्यान से सुनिएगा, बल्कि हम इतने बड़े होंगे कि दुनिया भर के बाजारों में जाकर हम पैसा लगाएंगे और ये बोलेंगे ये भारत के एफआईआई है जो आकर हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। याद रखना मेरे शब्दों को, ठीक है? बहुत ही अच्छा इस राष्ट्र के नाम संदेश है जिसमें कोई मतलब 100% मैं मतलब है दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि आने वाले 15 20 25 साल हमारे ही हैं। आने वाला समय हमारा ही है, स्टेप्स इसमें आते रहेंगे एटलीस्ट। चलिए, रेटिंग एजेंसीज का इंतजार है। मॉर्गन स्टैनली तो आपको दिखाई दिया, आप एकदम बाइट ढूंढ के निकाल के ले आते हैं। ये पूरा हमारी टीम पर जो प्रोडक्शन टीम है वो करती है। आई वाज सरप्राइज कि ये रेटिंग एजेंसी में तुरंत कहां से बाइट निकल के आ गई एकदम। बिल्कुल सबको याद है ये वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था सर, आपको याद है? हफ्ते 10 दिन पहले भी वापस बड़ा घूमा ये था, वाला घूमा जब लोगों को लग रहा ना अब एफआई जाके, और 4 ही महीने में देखिए ना क्या सिचुएशन बदल गई है। और एक साल में देखिए कहाँ 15,200 की निफ्टी से हम 20,000 को पहुंच गए। तो भरोसा रखने वाली बात है। रेटिंग भी अपग्रेड होगी, आज नहीं तो कल। हो ना हो, बाजार तो हमारे मजबूती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मजबूत है बाजार। चलिए, बढ़िया सर। तो ये तो बड़ी बात हो गई। अच्छा, ये बात तो हो गई, बट एक इम्पैक्ट तो अभी बाजार में आ रहा है। कल हमारे बाजारों में अमेरिका से पहले आ गया क्योंकि ऑब्वियसली खबर यहाँ पे पहले हिट हुई, बट कल जो अमेरिका में भी एक्शन हुआ है शाम का डाउनग्रेड के बाद, अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है। आज भी एशिया कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रहा है। कैसे समझना है सर? एक दिन का इम्पैक्ट आना था, खबर का जो इम्पैक्ट आना था आ गया, या अभी और इम्पैक्ट आना बाकी है? ऑलमोस्ट डन दीप। अच्छा, ऑलमोस्ट डन। मेरे ख्याल से जो लोग शायद सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घटेगा, वो गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पहली चीज़ तो है कि इकोनॉमी का डाउनग्रेड भले आया हो, लेकिन इकोनॉमी की हालत उतनी ख़राब नहीं है जितना डाउनग्रेड के कारण बनने चाहिए। इकोनॉमिक डाउनग्रेड के बड़े कारण जो है वो है गवर्नेंस इशू सरकार की तरफ से, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। ग्रोथ को लेकर उतने इशू नहीं है, हालांकि वो मान रहे हैं कि इस साल के अंत तक थोड़ा बहुत शायद हम अमेरिका को रिसेशन में जाते हुए देखें। माइल्ड रिसेशन, हल्का फुल्का, मतलब आपको 104 डिग्री बुखार नहीं आएगा, आप 100 डिग्री पे रहोगे वैसा। तो आपको लगेगा भी नहीं कि ठीक, और आपको लगेगा भी नहीं कि ढंग से बुखार नहीं आ रहा। मतलब वैसा सुबह उठ के छुट्टी लूं या ऑफिस जाऊं, वो डबल माइंड होता है ना। वैसी हालत अमेरिका की इकोनॉमी की रहेगी, तो वैसा होगा। सो आई थिंक इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मार्केट का ओवर रिएक्शन होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि तेजी पर ब्रेक लगेगा। मैं आपको कल भी बोला था 2% से ज्यादा की गिरावट मुझे नहीं दिखती है, उसमें से 1% 1.25% की कल इन्होंने कर ली। थोड़ा बहुत घटना होगा तो 200-300 पॉइंट और अमेरिका घट जाएगा। मुझे लगता है कमोबेश प्राइस में आ रहा है, लेकिन सेम वे 2011 में डाउन रेट के बाद जो बड़ी तेजी बनी अमेरिका में 25% की एक साल में, 45% की 2 साल में, एज ऑफ नाउ मैं उतनी तेजी की भी उम्मीद नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि हम पहले से बढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल हर वक्त सिचुएशन अलग है। इस वक्त फिच ने डाउनग्रेड किया, उनके अपने कारण है, लेकिन इस डाउनग्रेड में मार्केट का जो रिएक्शन है वो लिमिटेड है, और वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 75-80% रिएक्शन मार्केट दे चुके हैं। 20-25% और देना होगा तो दे देंगे, बट इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, कमोबेश प्राइस में आ रहा है। मैं टू माई सेंस, मैं अमेरिकी बाजारों का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, थोड़ा ठीक ठाक अंदाज लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1-8% तक की और रिस्क है अमेरिकी बाजारों में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखती। यानी कि थोड़ा और घट जाए आपका कितना 300-400 पॉइंट डाउ पे, करीबन 200-250 पॉइंट और नैस्डैक पे घट जाए, इससे ज़्यादा कमजोरी नहीं है। इससे ज़्यादा कमजोरी, और इतना तो बनता है दीप। एक तरफा तेजी के बाद अगर ऐसा बड़ा कारण आपके सामने है,
तब नहीं घटेंगे तो ये ठीक भी नहीं है। वैसे तो कल इतनी डाउ एरोगेंस भी ठीक नहीं है। कल 1% गिरा है। हाँ ऐसा, हाँ इतनी Percentage wise से कॉम्प्लेसेंसी और इतनी एरोगेंस ठीक भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिका की इकोनॉमी पे चांद तारे लगे हों, हीरे मोती जड़े हों। भाई ब्याज दरें तो आपकी लाइफ हाई पे चल रही है, ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे चल रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत ही हर स्वीट स्पॉट में हो कि बिल्कुल नहीं गिरना, तो थोड़ा तो गिरना चाहिए। अमेरिका 1% और घट जाए तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। देखो आज और बात करते हैं हमारे, और ज्यादा से ज्यादा कल तक, उसके बाद है ना ये रेटिंग अप डाउनग्रेड की बात नहीं करेंगे। अच्छा ज्यादा से ज्यादा कल तक, बस अच्छा, उसके बाद नहीं, हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़ो। मतलब दो अपनी तो बात यही थी कल जब हुआ, आज और कल 2 दिन शांति रखनी। हाँ। आज वीकली एक्सपायरी है, अमेरिका का एक्शन देख लिया। आज जो होना होगा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आज अमेरिका रात में होगा तो कल और डिस्कस करेंगे, मंडे से भूल जाएंगे, खत्म मैटर। और नेक्स्ट चलो व्हाट नेक्स्ट, जैसा है बस उतना ही। अच्छा हाँ, बट किसी को अगर ये रेटिंग एजेंसीज ने ये जो निर्णय लिया है इसका मतलब क्या है, ये सब अगर और समझना हो तो आप पूछो तो बिल्कुल समझा देंगे। बताओ फिर कैसे समझे। बिल्कुल 11 बजे, और आज 11 बजे हम आपके लिए रेटिंग डाउनग्रेड की पाठशाला करने आए। देखिए क्या है, एक बात को समझिए कि हर एक चीज का आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जी। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अगली बार कभी हुआ तो आपके काम आएगा, नहीं तो भी कम से कम 4 लोगों के बीच में आप बात करो तो समझदार तो दिखो। क्या हो रहा है एक चीज समझना बताओ, चाहिए। बग्गा साहब है हमारे, ठीक है, रामदेव अग्रवाल जी है, समीर अरोड़ा जी है, ज्ञान का भंडार है, कमी है कोई? बिल्कुल। क्यों फिर भी इतनी किताबें पढ़ते रहते हैं? कभी भी वो लोग कौन सी नई किताब पढ़ रहे हैं? समीर सर कितनी किताबें पढ़ रहे हैं? रामदेव सर जब किताब ही गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल। विक्रम कोटक हमारे दोस्त, वो भी ऐसे इतनी किताबें। क्यों भाई, ये तो इतने पढ़ चुके हैं इस लेवल पे। जो आदमी 1200 करोड़ डोनेट करता हो उसको अब पढ़ने की क्या जरूरत है लाइफ में? बात तो सही है ना, फिर भी इतना पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना पढ़ोगे जितना समझोगे, तो इसीलिए हमने मेहनत की है। कल रात को मेरी टीम 10:30 11 बजे तक बैठकर पूरी डिटेल हम बना रहे थे। हमने कहा कि कल आपको समझना ये जरूरी। तो ये अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड का पूरा किस्सा, रेटिंग कैसे बनती है, किसकी होती है, किस वजह से होती है, डाउनग्रेड होता तो क्या होता है, अपग्रेड होता तो क्या होता है, कौन कौन रेटिंग एजेंसी है, पूरा ABCD। ये एक बहुत अच्छा सेशन है जो स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चे 20 से 30 साल की उम्र के हैं, हाल ही में मार्केट में घुसे हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, करो आप जो करना है करो लाइफ में, लेकिन सीखो तो सही। अगर आप नहीं सीखोगे तो अपने आप को अपग्रेड कैसे करोगे? तो हमने मेहनत करके आपके लिए ये शो बनाया है। 11 बजे आज हम आपके सामने रखेंगे रेटिंग डाउनग्रेड की पाठशाला, मिस मत कीजिएगा। ये बहुत बढ़िया शो हमने बहुत मेहनत के साथ बनाया। मैं और दीप आपके सामने ये शो लेकर आए। सही टाइम पर आ रहा है सर। नहीं, ये टाइम पे देखो क्या होता है, चीजें तो बहुत बताने के पढ़ने के लिए, लेकिन वो एक ट्रिगर होता है तो क्या होता है, चलो अभी कर लो। हाँ, नहीं तो करने में तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन और अच्छा क्या है, आज गरम गरम है तो आप सुन भी लोगे, समझ भी लोगे और याद भी रहेगा। नहीं तो याद नहीं रहता ना। अगर उस सिचुएशन में कोई चीज आई तो आपको याद रह जाएगी, राइट, है ना। तो इसलिए आज ये सिचुएशन परफेक्ट है, मिस मत करना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया शो है, आप लोगों को मजा आएगा सर। चलिए, तो इसका भी इंतजार करें, 11 बजे ये आपके लिए पाठशाला आने वाली है। आज वीकली एक्सपायरी बिल्कुल है, और उस पर आपका एक नजरिया लेना है। हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स क्या करना है, एक ट्वीट भी आपने बड़ी मैंने कहा आज सबका थोड़ा क्या है, मूड सबका कल खराब हुआ पड़ा है। कोहराम मच गया, धड़ाम हो गया, वो लुढ़क गए। अरे भाई मुझे बताओ, अगर 200 पॉइंट निफ्टी घटे और 600 पॉइंट बैंक निफ्टी घटे, कैसे लुढ़क गए यार? कैसे इतना परेशान क्यों? मतलब है तो मार्केट में कोहराम, कौन सा कोहराम, किसका कोहराम? 3000 पॉइंट की रैली के बाद गजब है। ये तो कोहराम नहीं, क्या कोहराम है यार? 200 पॉइंट घटना कोहराम है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज थोड़ा आप लोगों का मूड ठीक करने के लिए मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बड़े अच्छे डाले। ऑप्शन भी अच्छे हैं, लिखा भी थोड़ा ठीक है। मैंने कहा थोड़ा मुन्ना भाई MBBS स्टाइल वाले में लिखा जाए। तो भाइयों जरा आप भी अपनी राय शेयर कीजिए कि आज क्या होगा। गैप डाउन होने के बाद और नीचे गिरेगा, गैप डाउन के बाद रिकवरी आएगी, फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे गिरेगा, फ्लैट ओपनिंग होकर रिकवरी आएगी। अपने अपने हिसाब से आप अपना लिखिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। देखो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो कंट्रोल में है वो खराब हो रही है तो चिंता करो। कैसे? जैसे आपकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए आपके रखने, आपके कंट्रोल में, वो आपने ध्यान नहीं रखे तो उसकी चिंता करो। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपके कंट्रोल में है नहीं ना, तो उसकी चिंता करके क्या हो जाएगा? जो है, जो आपके कंट्रोल में, वो तो इधर साइड में रख लिया, जाने दो, उसमें फोकस नहीं है। मैं तो पोजीशन है, अब मैं मार्केट पे फोकस करूं। अरे भाई मार्केट नहीं है आपके बस में,
आपको कितनी पोजीशन रखनी है वो आपके बस में। राइट। हाँ, जो अपने को करना वो तो कर नहीं पा रहे हैं, जो नहीं करना उस पर पूरे मतलब हाँ, वैसा वाला हाल है। सो इसलिए थोड़ा एंजॉय करो ट्वीट, आप लोग विचार रखिए आराम से, चिंता मत कीजिए। हाँ, अब आपका क्या सवाल है, पूछो। जस्ट क्योंकि एक तरह से गिरावट हो गई है, कल आपने 550 का लेवल बोला था, 525 पे बंद हुआ, तो ना यहाँ पर वहां पर क्या करना है? दीप देखो, सिंपल सी चीज है, आज वीकली एक्सपायरी भी है, संकेत बहुत सारे हैं, डाउ थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव तो रह गई आज, और आज का दिन और आपको शांति से निकालना है मार्केट को। आज आप डिसीजन मत लो कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना, आप डिसीजन ही मत लो। अच्छा, सोच लो आज मुझे कोई डिसीजन, आज मैं खाली ऑब्जर्वर हूँ, देखूंगा बजाय डिसाइड करने के। ठीक है, पहली चीज। दूसरा सिंपल दो फॉर्मूला, 19,500 के नीचे अगर आज बंद होता है तो आपको BTST टाइप की ट्रेडिंग पोजीशन कम करनी है। बैंक निफ्टी का लेवल थोड़ा सा नीचे खींचा मैंने, 44,600। 44,600 कहाँ से लाया हूँ मैं बता दूं आपको। पिछले 24 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 44,600 के नीचे बंद नहीं हुआ। ठीक है। पिछले 13 ट्रेडिंग सेशन में 45,000 के नीचे, मैंने कल भी 45,000 ही मान रहा हूँ, 44,995 के मैंने 45,000 ही माना कि 45 के नीचे बंद नहीं हुआ। तो एकदम आपको बिल्कुल BTST वाला है तो आप 45,000 भी रख सकते हो, नहीं तो 44,600। ये दो लेवल है जिस पे फोकस करना है। इनके नीचे बंद होगा तो ये आज अपन डिसाइड करेंगे। पूरे दिन भर मैं हूं ना, बैठा हूं, टेंशन क्या है, तो डिसाइड करें। अभी ज्यादा तनाव न ले, नीचे खुल रहा है ना, खुलने दे। पूरी स्ट्रेटजी मेरी तैयार है। पहले मैं बता दूं, ग्लोबल नेगेटिव, FI नेगेटिव। अच्छा, 2 नेगेटिव हो गए। ठीक है। 2 न्यूट्रल, DIs, FNO। सेंटिमेंट कॉशियस है, मेरा अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। जिसका हुआ है इसका मतलब ये है कि उसकी पोजीशन बहुत जरूरत से ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव हो गया। और जिसका पॉजिटिव है इसका मतलब वो खाली बैठा है, लेने का मौका ढूंढ रहा है, अभी तक कॉशियस है। और ट्रेंड पॉजिटिव, ट्रेंड अभी बदला नहीं है, इतना जल्दी बदलेगा भी नहीं। ठीक है सर। 19,350 से 19,425 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। इसके ठीक नीचे 19,300 350 ये रेंज आती तो एक बार आपको शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी करने का मौका यहाँ पर देख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ठीक है सर। ऊपर की तरफ 19,565 19,600 पहली रुकावट की रेंज है। 600 के पार निकल के टिके तो 650 से लेकर 725 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ठीक है। बैंक निफ्टी 44,625 44,725 पहला सपोर्ट जोन आपके लिए, और पार करके अगर इसके नीचे गए तो 44,325 से लेकर 44,350 450 ये आपके लिए खरीदारी की जगह बनेगी। ऊपर की तरफ 45,225 45,350 पहली रुकावट की रेंज है। इसके पार निकले तो 45,500 400 550 इस रेंज में जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली, शॉर्ट, ये सब कुछ करना चाहिए। ठीक है सर। FIs की पोजीशनिंग 50% के नीचे आ गई है अनिल जी। 70-71% वाली पोजीशनिंग अब आपके 50% नीचे आ गई है। पुट कॉल रेशियो कल ऑब्वियसली कम हुआ है, विक्स ऊपर गया है, कैसे समझ रहे हैं? अच्छा जी, बढ़िया, डेटा सारे ठीक। विक्स तो देखो बढ़ेगा ही, इस माहौल में नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, लाइफ लो पर है। बाकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल। पुट कॉल रेशियो भी लाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस जी 19,400 इंट्राडे, कल के लॉस के ठीक नीचे 19,500, आज कल की क्लोजिंग से थोड़ा नीचे, ये आपके स्टॉप लॉस। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर एक ही 44,600, जिसको छोटा रखना है क्लोजिंग बेसिस पे 45,000 कर लिया, अगर लाल निशान में बंद हो तो थैंक यू। बाकी 44,600 परफेक्ट स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है सर। शॉर्ट राइट पर 19,750 19,800 के आसपास होता है, 25-50 पॉइंट आप अपने हिसाब से देख लें। मैंने राउंड फिगर में 19,750 रखा है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। और बैंक निफ्टी पर 45,500 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही, ये है आपके लिए स्टॉप लॉसेस। ठीक है सर। तो ये आपके लिए नई पोजीशंस बेचना है निफ्टी, लेकिन 19,600 675 की रेंज में मौका मिले तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर बेचिए आप और स्टॉप लॉस लगाइए 19,750 या 19,800 का लगा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। टारगेट जो बनेंगे दीप 19,565 525 दो छोटे टारगेट है, 19,500 19,425 दो मीडियम टारगेट है। इसके नीचे अगर गए तो 19,385 से 19,350 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। खरीदना चाहते हैं शौक फरमाएं, 19,350 से 19,425 की रेंज आपके लिए खरीदने का देगी मौका। स्टॉप लॉस होगा 19,300 का। टारगेट जो बनेंगे 19,500 525 दो छोटे टारगेट हैं, 19,565 600 दो मीडियम टारगेट है, 650 675 तक इतने आ जाए तो भी बहुत बढ़िया, इससे ज़्यादा की उम्मीद, लालच नहीं है, छोटे आ जाए, छोटा है। ठीक है। बैंक निफ्टी बेचना है, अब दो तरीका है, या तो क्या है कि आप 45,500 के स्टॉप लॉस से बेच दो, या फिर ये सिंपल जो है 45,350 से 45,475 की रेंज का इंतजार करें, अगर आए तो वहां पर पक्का बेचना है, छोड़ना मत, बेचना है जरूर। और 45,700 का स्टॉप लॉस बहुत दूर दूर के दिनों, आज आपको लगे ये कर क्या रहे हो आप, तो ये मैं यही कर रहा हूँ जो मुझे पता है, क्योंकि आज स्टॉप लॉस आपको नजदीक का मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? एक कल की बड़ी मूव और दूसरा आज की वीकली एक्सपायरी। इसलिए अगर आप कर पाए इसको फॉलो,
कि भाई मैं इतनी रिस्क लेने को तैयार हूँ तो ही बेचना, बाकी मत बेचना, क्योंकि नहीं जबरदस्ती नहीं, आज स्टॉप लॉस आपको छोटे मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप 45,250, 45,125 और 45,000 तीन छोटे टारगेट है। 44,925, 44,825 दो मीडियम टारगेट, 44,725, 44,600 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। खरीदना चाहते हैं खरीदने के लिए एक ही जगह है खरीदने के लिए, 44,625, 44,725 कल के लोज के आसपास, और 44,600 जो हमारा 24 दिन से इसके नीचे बंद नहीं हो रहा है, यही रेंज है। अगर लेना है तो यही लेना है, इसके अलावा नहीं लेना। अच्छा। और लेके स्टॉप लॉस लगाना है आपको 44,450 का, और बहुत दूर है। मैं क्या करूं, इससे पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस नहीं आ रहा लगाना है, या फिर आप 44,550, 500 आप छोटा लगाना चाहो तो आपकी मर्जी। जो लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आ रहा है। आज समस्या बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और वीकली एक्सपायरी भी है और बड़े मूव भी है। टारगेट जो बनेंगे 44,825, 44,925 और 45,000 तीन छोटे टारगेट, 45,075, 45,125 दो मीडियम टारगेट, 45,225, 45,350 तक के फाइनल टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, गॉट इट। डेटा थोड़ा फंड्स का और डेटा में अच्छा, बाय द वे डेटा से पहले बैन लिस्ट सर, 4 दिन हुए इस सीरीज के, रोज का रिकॉर्ड हो गया सर, रोज एक स्टॉक ऐड होता है। कल GNFC ऐड हो गया आपका बैन में। बढ़िया। डेटा में 1878 करोड़ की बिकवाली कैश में है FIs की तरफ से, और 2055 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी, थोड़ी 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, थोड़ा आंकड़ा बड़ा है। इंडेक्स भी 860 करोड़ का है, लेकिन लोकल फंड ने भी कुछ खास खरीदा नहीं है, तो ये इंटरेस्टिंग है। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 19,500 मेक और ब्रेक है, 19,500 के पुट पर 80 लाख शेयर हाईएस्ट है। कोल्स में 75 लाख शेयर है, 19,500 के नीचे खराब है, 19,500 के ऊपर है, बुरे नहीं है। 19,600 रुकावट का मामला है, 1.25 करोड़ शेयर वहां पर है। 19,600 के पार निकल कर टिके तो मजबूती का पहला बढ़िया संकेत आएगा, और 19,500 के नीचे रहेंगे तो कमजोरी का संकेत बना रहेगा। ये है आपके लिए। बैंक निफ्टी में डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग, 45,000 एक ही है मेक और ब्रेक लेवल, जहाँ पे आप बंद हुए। 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों वहां पर है। ऊपर में 45,500 बड़ी रुकावट है, नीचे कोई खास पुट राइटिंग होकर रखी नहीं है, तो 45,000 ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट। डन। ओके, चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग डेटा और आज की स्ट्रैटेजी। बट जैसा अनिल जी ने कहा, बहुत सारे स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है, तो आइए पहले स्टॉक ऑफ द डे जान लेते हैं। गुजरात गैस, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। 479 का होगा आपका स्टॉप लॉस, कल के हाइस के ऊपर का। 461 और 458 दो विजिबल टारगेट है। अगर बहुत जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो 451 भी दिखा सकता है। परफॉर्मेंस बहुत ही कमज़ोर है हर एक पैरामीटर पर इसकी, और रेवेन्यू मिस आया है। सबसे बड़ी बात जो इनकी सेलिंग प्राइस है वो कम हुई है, इसके चलते हुए रेवेन्यू मिस भी आया, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा एक और चिंता की बात है, नतीजों के अलावा हटकर दिख रही है वो दीप की, इनकी जो पेरेंट कंपनी है GSPC है ना, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसमें एक LNG वाले बिजनेस में 8% स्टेक लेने के लिए 100 करोड़, वो यही कोई प्राइवेट कंपनी कर रही होती ना, उसकी प्रोमोटर को बुला के धुलाई हो जाती, ये क्या कर रहे हो तुम, और 5-10% स्टॉक उसी पे घटा देते हैं। लेकिन अगर सरकारी कंपनी कर रही तो क्या लोगों को लगता है इधर, लेकिन ये ठीक नहीं है। सो आई थिंक ये दोनों ही रीजन है, और परफॉर्मेंस तो जो लोअर रेवेन्यू है वो सब, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा आज नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। ये लेवल्स हैं 479 के स्टॉक लॉस का। तो पहला स्टॉक ऑफ द डे सेल साइड पर है गुजरात गैस, और दूसरा भी मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स हैं, इसमें भी फ्यूचर्स नोट कर लीजिएगा। या मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में भी बेचने की राय है, और बेचने की राय है 1,400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और टारगेट जो बनेंगे 1350, 1340 दो छोटे टारगेट हैं अचीवेबल। 1326 अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया बाजार के मूड माहौल के हिसाब से, तो आपने देखा होगा डॉक्टर लाल में भी सेम सिचुएशन, रिजल्ट के वक्त भागा जरूर था, लेकिन रिजल्ट के बाद नेक्स्ट डे मैनेजमेंट का गाइडेंस आउटलुक थोड़ा ढीला ढाला ही दिखा। हालांकि यहाँ पर गाइडेंस आउटलुक उतना वीक नहीं है मैनेजमेंट का, वो बोल रहे हैं कि हम मेंटेन कर पाएंगे साल भर का, लेकिन लोगों को संदेह है कि वो ऐसा कर पाएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा मामला ढीला हो सकता है। रिजल्ट अनुमान से कमज़ोर है, मुनाफा 19-20% घट कर आया है, तो स्टॉक थोड़ा घट सकता है, ये ज़रूर है। और पिछले 3 महीने में 10% चला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चला, लेकिन हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर भी हो सकती है। तो ज़्यादा गैप डाउन हो तो छोड़ दें, ना तो बस ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए, ये है आपके लिए 2 स्टॉक, गुजरात गैस और मेट्रोपोलिस, दोनों पर सेल की राय आ रही है। रिजल्ट भी जानते हैं सर, उस पर आपका क्या व्यू है? रिजल्ट रिव्यू अनिल जी का। सबसे पहले टाइटन के नतीजे किसी भी हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे करके देख लें, बहुत ही कमजोर नंबर से, उम्मीद से बहुत ही खराब, हर एक लेवल पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है।
और ये आज का डिजास्टर भी हो सकता था। अच्छा। आज का एक्सीडेंट जिसे कह सकते हैं, लेकिन बचा लिया कैसे? मैनेजमेंट की कमेंटरी ने। और मैनेजमेंट ने बोला आगे सब ठीक है। अच्छा। सब चंगा है जी, ये वाला। हाँ मतलब हाँ। तो मतलब अपडेट तो अच्छे आए थे सर। अपडेट तो बढ़िया अच्छा है। अपडेट बढ़िया है, वही तो अपडेट बढ़िया आने के बाद ऐसे खराब कैसे दे सकते हो भाई साहब? मतलब हम तो अपडेट पे भरोसा करते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्जिन्स 10% 2% का मिस टाइटन में नहीं चलता, वो नहीं चलता। बाकी चल जाए, टाइटन में नहीं चलता, ठीक है ना भाई? देखो ऐसा है कि जो बच्चा मतलब थर्ड डिवीजन वाला है वो फेल हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो होनी है। करेक्ट। हो गया पास तो ठीक, नहीं तो थर्ड डिवीजन। जो क्लास में रैंक लाने वाला हो, टॉप में हो, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन वाला हो, उसका सेकंड डिवीजन भी आ जाए, हाँ, तो फिर मजा नहीं आएगा। बोले यार तुम क्या कर रहा है भाई? एग्जैक्टली। वैसा हाल है, ये इसका वैसे ही हाल है। लेकिन हुआ ये दीप कि मतलब खराब नंबर देने के बाद मैनेजमेंट ने बहुत ही बढ़िया कमेंट्री दी है, बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, सेल्स मोमेंटम बढ़िया चल रहा है इस क्वार्टर में भी, पूरे साल भर का जो हमारा आउटलुक है हम पूरा वो मेंटेन करेंगे, कराएंगे, तो बिल्कुल आप चिंता करना मत। तो मेरा ये अब इस पर एक इंटरेस्टिंग कॉल है, नीचे तो खुलेगा, नीचे खुलने के बाद गैप डाउन ओपनिंग पर इन्वेस्टर मस्ट बाय। मस्ट बाय। अच्छा। अच्छी शेयर तभी तो मिलता है, खराब आपको अगर नीचे खुलेगा तो अगर 3-4% 5% जितना नीचे मिल जाए वहां पे आपको लेना ही लेना है। गॉट इट। सपोर्ट का है वैसे 2% नीचे 2950 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। पहला सपोर्ट वहाँ है, वहाँ देखिए रुकता है क्या होता है क्या नहीं है। और ऊपर में 3040 3090 का रुकावट का लेवल है। सो आई थिंक देखते हैं। तो मुझे तो टाइटन अगर आज गैप डाउन ओपनिंग होगी तो लेना चाहिए, गैप डाउन पे टाइटन 100%। गॉट इट सर। चलिए दूसरा इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, वाह क्या परफॉर्मेंस है। मतलब कल आप कह रहे थे नंबर्स बोलेगा, जब बात कर सुशील जी को बताया था, माने नहीं अलग बात। हाँ, ये हर एक पैरामीटर पर आपको नंबर्स बहुत तगड़े दिखेंगे, चाहे आप रेवेन्यू देख रहे हैं, प्रॉफिट देख लें, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन्स, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है। लेकिन ये बेस्ट है इसकी। अच्छा। हाँ, अब इसके बाद ये नहीं आएगी, पीक हो गया। आपकी प्राइसिंग पावर अब ग्रेजुअली कम हो रही है। क्रूड के घटे हुए दाम का मजा जो था अब वो धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है। सो मेरा पॉइंट है कि गैप से खुलेगा, खरीदना नहीं है। अच्छा, खरीदना नहीं है, और इनफैक्ट उल्टा खरीदना नहीं है। और उसके अलावा आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है हायर लेवल पे। अगर आपको बढ़िया मौका मिले प्रॉफिट बुकिंग करके शांति से बैठिए। प्राइस टू परफेक्शन है जिसको बोलते हैं। सो अब यहाँ पर लेने का फायदा नहीं है। तीसरा आया HPCL के फ्यूचर्स। ये सबसे मुश्किल रिजल्ट था मेरे लिए एनालिसिस करना कि इसका मैं क्या कहूँ और क्या करूँ। बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक की, अच्छा, बेस्टेस्ट, इससे बढ़िया क्वार्टर कभी मैंने देखा नहीं है HPCL के लिए, ठीक है। हाईएस्ट एवर एबिटा। लेकिन ये बात यहाँ पे भी कि जो हो गया ये बेस्ट हो गया। हाँ, क्यों हो गया ऐसा बेस्ट? यहाँ भी कच्चा तेल फिर से बढ़ने लगा है, तो थोड़ा वो एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, अब धीरे धीरे जैसे हम इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, आगे चलते हुए इनके अगर कच्चा तेल बढ़ गया तो इनके पास प्राइस बढ़ाने का स्कोप ही खत्म है। तो जो मजे कर लिए इन्होंने लाइफ में कर लिया, अब आगे कितना कर पाएंगे पता नहीं। सपोर्ट बहुत नजदीक है, 275 के आसपास ही है, ठीक है। और ऊपर में 286 से 290 तक जाने की कोशिश HPCL की हो सकती है। वैसे देखा जाए तो HPCL इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है। मतलब दिग्गजों में आप देखें, अभी तो खैर निफ्टी में नहीं ना, लेकिन BPCL आपका निफ्टी में अभी भी मुश्किल से 2.5-3 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा स्टॉक, कोई मतलब कोई खराबी कोई कमी है नहीं। लेकिन बात ये कि जो सबसे बढ़िया रिजल्ट है वो आगे नहीं है। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए पूरा एक और कैश का रिजल्ट है, मैनकाइंड फार्मा, जो मेरा ये तो फेवरेट स्टॉक में लगातार बोलता भी आया हूँ दीप, IPO के वक्त पे कि जिसको ये IPO के शेयर लगे कोई बेचेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। करेक्ट सर, बेचना मत, बिल्कुल। हाँ, और इसको खाली फार्मा कंपनी मत समझिए, फार्मा प्लस FMCG का मिक्स है। बिजनेस फार्मा का, वैल्यूएशन FMCG के मिलेंगे आज नहीं तो कल। और नंबर्स देखिए क्या नंबर्स है, 18% रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा 44% ऊपर है, मार्जिन 25% के ऊपर, 4.5% मार्जिन बढ़कर आया है, और मुनाफा 65-66%। अमेजिंग ग्रोथ है। सबसे बड़ी बात है पूरा का पूरा बिजनेस इंडिया से आता है, कोई US FDA की दादागिरी नहीं है इसके ऊपर, कुछ नहीं उखाड़ सकते, मतलब वैसा हाल है, एकदम फर्स्ट क्लास। इनका पूरा का पूरा आराम से डोमेस्टिक बिजनेस है। और आउटलुक दोपहर 12 बजे कौन कॉल होगी मैनेजमेंट की, पता चल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है पिछले 4-5 दिनों में घटा ही है 4-5%। मुझे लगता है ये स्टॉक आज कमाल कर सकता है, करे ना करे। आजकल मैं देखे भी मैंने कुछ स्टॉक, जैसे ये मैनकाइंड हो गया, एमटार हो गया, इनको रोज और रिजल्ट पे देखते ही नहीं है। करेक्ट, ये तो
आपका मझगांव डॉक हो गया, ये तो जमा करके अंदर रख लो। टाटा कॉम, हाँ टाटा कॉम, इनको रिजल्ट क्या देखना है इनको, ये सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक है, रखिए अपने पास शांति से। ओके सर, तो ये है आपके लिए नतीजों का भी विश्लेषण आज के आज कोई एक छोड़ा सारे पूरे एनालिसिस वाले सारे आगे। ठीक है सर, बट कुछ और कैश के नतीजे हैं और कुछ और खबरें भी हैं, ब्रोकरेजेस भी हैं, आइए जानते हैं हमारी टीम के साथ। और आईपीओ आज मुझे पानी पीने का टाइम आप टाइम ले लो, बट 9 बजे आपको फिर से बताना है जो आईपीओ आज खुल रहा है SBFC का, उस पर भी लेंगे अनिल जी की राय। आइए बात करते हैं नुपुर, अरमान और आशीष के साथ। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और रिजल्ट्स। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, आयशर मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे आने वाले, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। FNO से कमिंस इंडिया, डाबर, दीपक नाइट्राइट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, लुपिन, MRF और MGL के आने वाले हैं आज नतीजे, तो ये सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले। कैश की तो लंबी सूची है, ब्लू स्टार देखेंगे आप, सुप्रिया लाइफ साइंसेज, साथ ही साथ वरुण बेवरेजेस क्या नतीजे आते दिखेंगे, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले। ब्लू स्टार पर रखेगा नजर, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ फंड जुटाने पर भी कंपनी करेगी विचार, तो ये अनाउंसमेंट भी आज साथ ही आने वाला है। HCC जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ राइट्स इशू का भी अनाउंसमेंट करने वाली है कंपनी, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहने वाला है। डेल्टा कॉर्प जहाँ पे जो दमन कसिनो केस फिलहाल चल रहा है उसकी आज फाइनल हियरिंग है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हुए दिखेगा, स्टॉक फोकस में रहेगा। IPO जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, आज से ओपन हो जाएगा SBFC फाइनेंस का, जो प्राइस बैंड है वो 54 से 57 रुपीज़ की है, और जो इसका साइज है वो 1025 करोड़ के आसपास का, OFS जिसमें से 425 करोड़ का है, तो ये भी यहाँ पर भी रखनी है आपको नज़र। DCM श्रीराम प्राइस बैंड यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, तो ये भी आज फोकस में रहने वाला है। एक्सटेट के चलते मारुति सुजुकी 90 रुपये का डिविडेंड है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। UPL, बाटा इंडिया, कोफोर्ज, रैमको सीमेंट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, एलिम्बिक में भी आज आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट प्राइस में होते हुए दिखेगा। ग्लोबल से UK, बैंक ऑफ इंग्लैंड की आज पॉलिसी आने वाली है, तो बाजार के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिजल्ट्स में वर्धमान स्पेशल स्टील्स, जहाँ पे नतीजे आपको कमजोर नजर आएंगे। कंपनी की आय करीबन 13% से गिर कर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 37% की गिरावट दिखा रहा है। मार्जिन्स भी 10% से घट के 7% के आसपास आते दिखे। प्रताप स्नैक्स में भी फोकस रखना है आपको। कंपनी की आय बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे देखें तो पिछले साल 2 करोड़ का घाटा था, जो इस बार 33 करोड़ का मुनाफा है, और मार्जिन्स करीबन 8.5% के आसपास आते हुए नजर आए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कैश के इंपॉर्टेंट नतीजे। अरमान, आपके पास कौन से नतीजे? जी, कई सारे नतीजे, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें VIP इंडस्ट्रीज़ की, आपको नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग अगर आप देखें 8% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बड़ा कट दिख रहा है, 17.4% से कम होकर 12.7% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी आपको 16% के आसपास की गिरावट दिखेगी। नारायण हृदयालय, यहाँ पर अगर आप देखें आय 19% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे, 18.5% से इंप्रूव होकर 22% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। शीला फोम नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 8% नीचे आई है। मार्जिन्स जो है वो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 9.4% से बढ़कर 12.1% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा लगभग अगर आप देखें 2% के आसपास की आपको जो है बढ़त आती हुई दिखी है। हालांकि अगर आप देखें इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम भी था लगभग 11 करोड़ का। KSB लिमिटेड, यहाँ पर आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 32% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो है वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, 13.6% से इंप्रूव होकर 14.3% पर आए हैं, और मुनाफे में भी 34% का आसपास का आपको उछाल दिखेगा। गुडियर इंडिया, यहाँ पर आय लगभग 12% गिर कर आई है। मार्जिन से इंप्रूव होकर आए हैं, हालांकि 7.3% से इंप्रूव होकर 8.9% पर आते हुए दिखे, और मुनाफा अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट रहा है। लगभग 38 करोड़ का मुनाफा था, जो लगभग 39 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। एडोर वेल्डिंग, आय लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 10.4% से कम होकर 8.7% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में 8% के आसपास का उछाल दिखेगा। और अंत में इंजीनियर्स इंडिया की अगर आप बात करें तो आय लगभग फ्लैट रही है, पर मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा है आपको। 5.7% से इंप्रूव होकर 8.7% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा जो 65 करोड़ का था वो इस बार 140 करोड़ के आसपास का जो है आता हुआ दिखा है। हालांकि ये भी है कि अदर इनकम जो है वो 28 करोड़ से बढ़कर लगभग 95 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी। ओके, ये है आपके लिए नतीजों की लिस्ट। नुपुर, कुछ और नतीजे और खबरें हैं आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले क्वेस्कॉप, जहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय देखें तो 16% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन्स पे दबाव आते हुए दिखा है। मुनाफा भी देखेंगे अकॉर्डिंगली 30% की गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। बिजनेस अपडेट में महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे जुलाई के महीने का अपडेट आते हुए दिखा है। डिसबर्समेंट 12% से बढ़कर आए पिछले साल के कंपेरिजन में, और अब तक इस साल में 23% की ग्रोथ डिसबर्समेंट में आती हुई
हुए नजर आया। कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे पहले 95% थी, जो अब बढ़ के 96% होती हुई दिखी है इस जुलाई के महीने में। दो बड़ी ब्लॉक डील्स आज होने वाली है वेदांता, जहाँ पे प्रमोटर 4.3% हिस्सेदारी बेचने वाले 258 के भाव पे 5% का डिस्काउंट होगा मौजूदा भाव से, और जो साइज है वो करीबन 4130 करोड़ के आसपास की। L&T फाइनेंस होल्डिंग, जहाँ पे प्रिंट कैपिटल अपनी जो हिस्सेदारी है 3.2% वो बेचने वाले, फ्लोर प्राइस 128 रुपये का है, और जो साइज दिखेगी आपको वो 1012 करोड़ के आसपास की है। डेल्टा का ऊपर नजारा टेक भी आज फोकस में, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कसिनो की 28% की जो GST दर लगाई गई थी उसे बरकरार रखा है सरकार ने। केवल एंट्री लेवल पर ही 28% GST लगेगा। 1 अक्टूबर से नियम लागू करने का भी प्लान है, तो ये स्टॉक्स आज फिर से फोकस में आने वाले। हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई दिल्ली और गुरुग्राम में जो छापेमारी की थी, उसी पे अब ईडी ने 25 करोड़ मूल्य के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी भी जब्त कर लिया। तो बैक टू बैक नेगेटिव खबरें आती हुई दिखी है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। ओके, ये है आपके लिए खबरें कुछ इंपॉर्टेंट। अरमान, आप भी बताइए आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी, सबसे पहले यूनिकॉम लैब पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 24 अप्रैल 2023 को इप्का लैब ने जो है शेयर परचेज एग्रीमेंट किया था, और उस डील को जो कल अगर आपको जो होती हुई दिखी है ब्लॉक डील, वो उस शेयर परचेज एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए होती हुई दिखी है। उसमें अगर आप देखें सेलर जो है वो प्रमोटर प्रकाश साहब हैं, और बायर्स में इप्का लेबोरेटरी जो है। MMTC, यहाँ पर अगर आप बात करें NSEL केस में MMTC का ब्रोकिंग जो लाइसेंस है वो रद्द होता हुआ दिखा है। नाइका, राउटर्स के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि अप्रैल से नाइका के मार्केटिंग हेड सहित छः जो है कर्मचारी हैं, जो कार्यकारी हैं, वो छोड़ के कंपनी को जा चुके हैं। और अगर आप ब्यूटी केयर की स्पेसिफिकली बात करें तो ब्यूटी कारोबार में जो नई CEO है रोजिटा जो है वो वहाँ पर नियुक्त होती हुई दिखी है। टाटा पावर, यहाँ पर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 200 मेगावाट और 150 मेगावाट के सोलार प्रोजेक्ट के लिए जो है MSEDCL के साथ PPA पर हस्ताक्षर करते हुए दिखे हैं। रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर 7 अगस्त को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ प्रेफरेंशियल इश्यू QIB NCD आदि के द्वारा फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में बल्क डील की अगर आप बात करें तो कैंपस एक्टिववेयर, जहाँ पे सोसाइटी जनरल ने लगभग 17 लाख और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने बात करें 25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ओके, सारी खबरें हैं, बट आज ढेरों रिपोर्ट्स में ब्रोकरेजेस की FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो अच्छी रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं, सिटी की तरफ से खरीदारी के राय को बरकरार रखा और लक्ष्य 2900 से बढ़ाकर 3400 कर दिया है। 2565 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं जेफरीज भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन टारगेट उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 1950 से बढ़ाकर 2070 कर दिया है। बाकी गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 2950 के लक्ष्य के लिए। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि नतीजे जो है ठीक है, स्ट्रॉन्ग यील्ड यहाँ पर देखने को मिली और आगे ग्रोथ के ट्रिगर्स भी काफ़ी सारे, जिसके चलते भरोसा बना हुआ है। इसके लिए हमने इसे अच्छी रिपोर्ट्स में शामिल किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1850 से बढ़ाकर 2050 कर दिया, 1660 की क्लोजिंग चल रही है। और ये मान रहे हैं कि रिजल्ट में अगर आप देखें तो आगे प्री सेल्स की जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि Q2 से प्रदर्शन और बेहतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो फोकस करेंगे। PI इंडस्ट्रीज जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय के साथ कवरेज की है शुरुआत। 3685 का भाव चल रहा है, 4220 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। और ये मान रहे हैं कि PI की जो केमिस्ट्री एक्सपर्टीज है एग्रोकेमिकल के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया। साथ में अगर आप देखें तो जो फार्मा बिजनेस में इन्होंने अधिग्रहण किए हैं इसका भी फायदा देखने को मिलेगा। और FY 26 तक करीब EPS में 18% CAGR की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसके चलते करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा टारगेट इन्होंने दिया है। सफायर फूड्स गोल्डमैन सैक्स खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1700 से बढ़ाकर 1800 कर दिया है, 1342 की क्लोजिंग है। ठीक है, न्यूट्रल और कुछ खराब रिपोर्ट्स कौन सी हैं? खराब पहले बताता हूँ दीपांशु, आप देखिए गुजरात गैस सिटी की तरफ से आ गया डाउनग्रेड, पहले न्यूट्रल की राय थी, अब सीधे तौर पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी आप देखिए अच्छा खासा घटाया, 530 से घटाकर 420 कर दिया है, स्टॉक ऑलरेडी 472 पर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी विल्मार, यहाँ पर भी JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को दे रहे हैं, 401 का भाव चल रहा है, 360 का इन्होंने टारगेट दिया है। न्यूट्रल रिपोर्ट्स काफ़ी सारी, क्योंकि स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस अच्छी रिपोर्ट्स बता रहे हैं, कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, तो इन्हें हमने न्यूट्रल में शामिल कर दिया। टाइटन जैसे कि तौर पर अगर आप देखें तो CLA से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं
3210 से बढ़ाकर 3270 का खरीदारी की राय के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं HSBC खरीदारी की राय के साथ 3580 रुपये का टारगेट दिया, पहले 3600 रुपये का टारगेट था। और सबसे कम टारगेट दिया जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग के साथ 2650 रुपये का टारगेट दिया, जो कि पहले 2550 था, थोड़ा सा एडजस्ट किया। 2977 का भाव अभी फिलहाल चल रहा है। तो मिक्स सेट ऑफ रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अर्निंग जो है इनके अनुमान से 15% कम देखने को मिली है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से मीडियम टर्म के लिए जो आउटलुक बताया गया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 3260 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स हैं HPCL, यहाँ पर भी मिली जुली रिपोर्ट्स हैं। सीले से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 280 से बढ़ाकर 300 कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे 310 से बढ़ाकर 320 कर दिया है। लेकिन नोमेरा ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड और लक्ष्य 310 से घटाकर 270 रुपये कर दिया है। और मान रहे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी बड़ा ऑलरेडी जंप देखने को मिला है, जिसके चलते जेफरीज मान रहे कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन जो है इससे थोड़े से महंगे यहाँ पर नजर आ रहा है HPCL। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर भी देखें तो CLSA ने रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड और लक्ष्य दे रहे हैं 395 रुपये का, 461 रुपये का भाव चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे 390 रुपये का टारगेट है। और मान रहे कि जो कामकाजी मुनाफा है इनके अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिला। AB कैपिटल मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे 190 का भाव, 176 का टारगेट। मैनकाइंड फार्मा मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है 1740 का भाव है, 1450 का टारगेट दे रहे हैं। टाटा केमिकल्स अंत में यहाँ पर भी खास नजर रखनी है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है 1041 का भाव है, 916 रुपये का टारगेट है। और मान रहे कि लगातार चौथी बार प्राइस कट्स देखने को मिले अप्रैल के बाद से, जिसके चलते इन्होंने टारगेट बरकरार रखा है 916 रुपये के, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से कम का टारगेट है। ओके, समाचार समाप्त हुए आशीष की तरफ से। आइए वक्त है पिक ऑफ द डे का। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो यूएस मार्केट्स में कल हुआ उसके बाद थोड़े हम कमजोर खुल रहे हैं, बट मुझे लगता है एक अच्छा मौका रहेगा भारतीय बाजारों में खरीदारी करने का। अनिल जी, थोड़ी देर पहले आपका वो जो वीडियो है वो देख रहा था और मेरा तो ये मानना है जबरदस्त वीडियो है। और जिस किसी रिटेल निवेशक को कभी बाजार टूटते हैं और थोड़ा डिप्रेसिंग फीलिंग होता है और खरीदारी करने में डर लगता है, तो आप वाला वो वीडियो डाउनलोड करके रखना चाहिए और उसको देख लेना चाहिए। बिल्कुल हिम्मत बन जाएगी कि इस बाजार में खरीदारी करनी है। धन्यवाद सर। 15-20 साल भारत के ही है, मेरा भी यही मानना है। सुपर पॉजिटिव हूँ भारत पे। एब्सोल्युटली, धन्यवाद सेठी साहब। बताएं सर आज की पिक। अनिल जी, आज का जो पिक ऑफ द डे है एक फार्मा स्टॉक है। आजकल थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, फार्मा FMCG। तो डीवीज लैब में खरीदारी करने की सलाह है, जो कल 3690 के लेवल्स पे बंद हुआ। मुझे लगता है आज इसमें खरीदारी करें। आज का टारगेट रहेगा 3740 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 3650 रुपए। ओके, चलिए परफेक्ट। ये है आपके लिए डीवीज में खरीदारी की राय। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, गेल में खरीदारी करनी है। एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर इस स्टॉक में रिसेंटली ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था और उस ब्रेकआउट के बाद कल की गिरावट में वो सपोर्ट्स को रीटेस्ट करने के पास आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है आज अगर गैप डाउन मिलता है तो इस स्टॉक ने जो कल के लोज टेस्ट किए थे 115 रुपए के आसपास, वहां पर अगर कोई डिप मिलता है ओपनिंग पर तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 113 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 122 रुपए तक के टारगेट्स आज या कल तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो गेल रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। ओके, गेल खरीदें। सुमित जी आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक है मैरिको। मैरिको के अंदर यहाँ से मूव ऊपर का बनना चाहिए। मैरिको में चार्ट्स के ऊपर अच्छा मोमेंटम बना है पिछले 5-7 दिनों में, फिर 2 दिन का थोड़ा करेक्शन आया और वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो 560-62 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 550 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 575 का पहला टारगेट, 585 का दूसरा टारगेट। तो 550 के स्टॉप लॉस से मैरिको में खरीदारी करें 575, 585 के टारगेट्स के लिए। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन पर खरीदारी की राय है। 2560 के अराउंड की क्लोजिंग है। 2525, 25 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2630, 2630 के इंट्राडे टारगेट के लिए इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन मेरा पिक ऑफ द डे है। मजबूत नतीजे, इंडिगो आज कमाल करने को तैयार। बंसल जी की राय और आखिर में कुणाल जी भी हैं तैयार। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए,
आज आप फिर एक बार मेरे पास लास्ट में आए हैं, लेकिन अनिल जी लास्ट आने का दुख अनिल जी नहीं है, उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि बंसल जी आज चौथे स्थान पर आए हैं। तो अनिल जी धीरे धीरे बंसल जी भी अनिल जी काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी ला दी है ताकि कोई ये न कह सके कि मेरा किसी के प्रति बायस से मैं इसको, हालांकि वो अथॉरिटी मेरे पास अब भी है, मैं किसी भी को चाहूँ ऊपर नीचे कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी कभी कभी जब मेरा मन करेगा, लेकिन बाकी सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सेठी साहब सबसे पहले अवतरित हुए, उनका नंबर सबसे पहले लगा है और आप कुणाल जी खुश रहे हमेशा, आप नीचे से फर्स्ट आए, बताएं सर। जी अनिल जी देखिए, नीचे से फर्स्ट आने का भी अनिल जी अपना खुद का आनंद होता है। Yes. आपने तो कभी अनिल जी महसूस किया नहीं है वो, you have never experienced it, you don't know what it feels like. ये बात है, आपकी डबल खुशी ना, एक तो ये नीचे से फर्स्ट आए और एक को बंसल जी चौथे नंबर पे आए। इससे ज्यादा तो आज तो आप ही का दिन है कुणाल जी, जो सोचोगे जो बोलोगे हो जाएगा। तो अनिल जी फिर खरीदारी की राय है, खरीदना है आईडीएफसी लिमिटेड को। आईडीएफसी में लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है और अभी भी और मैंने और राकेश जी ने लगातार खरीदारी की राय दी है। स्टॉक में करेक्शन बाजार के साथ कल आया, आज भी हो सकता है नीचे मिल जाए, तो नीचे के स्तरों पर आईडीएफसी लिमिटेड को खरीद करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 114 रुपए 50 पैसे पर, 114.5 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 122 रुपए का, 122 का, इवेंचुअल टारगेट 128 रुपए का, 128 का। सो पोजिशनल बेसिस पर आईडीएफसी खरीदारी कराए। खरीदें आईडीएफसी, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से।